नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी पढ़ रहे हैं आप कन्यादान एक सौभाग्य और इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये कहानी का 6वां पार्ट है। इससे पहले के पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप इसके पहले के पार्ट पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा एक चैनल है मन अप टॉक, जिस पर भी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं। अगर आप मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं तो उस चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। यदि वो चैनल आपको पसंद आए, उसकी वीडियोज़ आपको पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। पाखी भाई वंश के बेड पे बैठी हुई है। बगल में विभू पाखी का हाथ पकड़े हुए हमदर्दी जता रही है। दूसरी तरफ वंश शर्मिंदा होते हुए बैठा है, जैसे उसे अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा हो। पता है वंश, मम्मी पापा को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अब वे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं कि पापा और मम्मी की देखभाल तुम करो। कुछ सालों में विभू की भी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हें ही मम्मी पापा का साथ देना है। इसलिए उनसे कभी नाराज मत होना। गलती एक बार ही होती है, लेकिन पछताना बार बार पड़ता है। पाखी वंश को समझाते हुए कहती है, तो विभू प्यार से बहन पाखी को अपनी बाजुओं में भर लेती है। तो वंश पाखी की ओर देखकर पलक झपका कर मुस्कुरा देता है। और विभू, तुम मम्मी का किचन में मदद करना। वो पूरे दिन घर की देखभाल में थक जाती हैं और अब उनकी उम्र भी हो चली है, तो कभी अपनी तकलीफ नहीं बताती हैं। तुम उनका ध्यान रखना, पाखी बड़े प्यार से विभू से भी कहती है। तो वह पाखी को और कस के पकड़ लेती है और पाखी का प्यार से गाल चूम लेती है। पाखी मुस्कुरा देती है, उसे अच्छा महसूस होता है। दीदी, आप फिक्र मत करो, अब से मैं मम्मी और पापा का पूरा ख्याल रखूंगी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। विभू आगे चहकते हुए कहती है तो पाखी का मन हल्का हो जाता है। दीदी, अच्छा किया कि आपने हमसे बात कर ली, नहीं तो हम अभी भी क्या सोच रहे होते। वंश शर्मिंदा होते हुए कहता है तो विभू भी संकुचाने लगती है। पाखी को अजीब सा लगता है। नहीं वंश, तुम ऐसा मत सोचो, हम सब अपने आप में इतने व्यस्त थे कि कभी एक दूसरे को समझना जरूरी ही नहीं समझा। और सबसे बड़ी गलती तो मैंने की है, क्योंकि मैं बड़ी हूँ और मैं ही गलत राह पे चल पड़ी थी। पाखी संकुचाते हुए दोनों से कहती है और फिर शर्मिंदा महसूस करने लगती है। दीदी प्लीज़, अब हमें और इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि शादी की प्लानिंग करनी चाहिए कि क्या क्या धमाल करना है शादी में। विभू उत्साहित होते हुए बोल पड़ती है तो पाखी और वंश दोनों हंस पड़ते हैं। एकदम सही कहा तुमने, मैं तो अपने सभी दोस्तों को बुलाकर बहुत धमाल करने वाला हूँ। वंश भी उत्साहित होते हुए बोल पड़ता है तो पाखी मुस्कुरा देती है। लेकिन उसके लिए तुम दोनों को किसी की जरूरत पड़ेगी। पाखी अपनी मुस्कान को दबाते हुए कहती है। वंश और विभू आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। पाखी हंस पड़ती है। अरे बाबा, मौज मस्ती के लिए खर्चा तो लगेगा ना। ये लो एटीएम कार्ड और तुम दोनों अच्छे से शॉपिंग करना और सबको दिखा देना कि तुम दुल्हे के भाई और बहन हो। पाखी उनसे कहती है और कार्ड वंश के हाथ पे रख देती है तो दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। कमरे में सुदेश जी गंभीर भाव से लेटे हुए हैं और मन ही मन पछता रहे हैं कि मुझे बेटे को नहीं मारना चाहिए था, मुझे अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहिए था। अब वह बच्चा नहीं रहा है, जवान लड़का है, कहीं कुछ कर ना बैठे। मुझे उससे बात करनी चाहिए। वह दुविधा में है कि बेटे से बात करे कि नहीं। तभी संकुचाते हुए रचना जी भी आती हैं। सुदेश उनकी तरफ देखते ही नहीं है, बल्कि रचना जी समझ जाती हैं कि वह अभी भी गुस्से में हैं। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन पति के सख्त स्वभाव को देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती। कुछ तो कहो रचना, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे बेटे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ, सच में मैं ही हूँ बुरा। सुदेश बिस्तर पे पड़े हुए शर्मिंदगी भरे स्वर में कहते हैं तो रचना जी व्याकुल होने लगती है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको जानती हूँ कि आप एक अच्छे पिता हैं, पर कभी कभी हालात ही कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। रचना जी पति की तरफ देखते हुए कहती है। उनका चेहरा उतरा हुआ है। सुदेश जी नज़र ही नहीं मिला पा रहे हैं। रचना, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जबकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि किसी को भी कुछ ना कहूँ, लेकिन फिर भी। सुदेश जी शर्मिंदा होते हुए पत्नी से कहते हैं तो वह भावुक होने लगती है।
मैं जानती हूँ आपको और सब जानते हैं। आप अपने आप को गलत मत मानिए। किसी को आपसे कोई शिकायत नहीं है। पाखी अपने कमरे में किसी को फ़ोन लगा रही है। बिस्तर पे उसके पापा का भेजा हुआ शादी का जोड़ा और सूटकेस रखा हुआ है। फ़ोन नहीं लग रहा। पाखी परेशान होने लगती है। क्या हो गया है पापा के नंबर को? फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? पाखी परेशान होते हुए अपने आप से कहती है। फिर वह गुस्से से मोबाइल को बिस्तर पे फेंक देती है। उसे रोना आ रहा होता है, मगर सामने रखे अपनी शादी के जोड़े को देखकर उसका मन खिल उठता है। कितना सुंदर है, पापा ने मेरी शादी का जोड़ा भेजा है। उन्हें पता है कि मेरी शादी हो रही है। कितना खुश होंगे वो। कितना मन करता होगा उनका मुझसे मिलने का, मुझे देखने का। लेकिन शायद वो भी जानते होंगे कि कोई नहीं चाहता कि वो मेरी शादी में आए, तभी तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा। कितना कुछ समझ लेते हैं वो, और हम उन्हें कभी समझ ही नहीं पाते। पापा, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो चाहती हूँ कि आप ही मेरी शादी करो, मेरा कन्यादान करो। लेकिन मेरा चाहना कुछ भी काम नहीं आ रहा। कोई मेरी खुशी को नहीं समझ रहा है। पाखी शादी के जोड़े को देखते हुए कहती है। वह भावुक हो उठती है। तभी उसका मोबाइल बजता है, तो उसका ध्यान टूटता है। उसने अपने आंसू पोंछते हुए फ़ोन उठाया। पाखी, बिटिया बोल रही हो? सामने से किसी अजनबी व्यक्ति ने पूछा। तो पाखी की धड़कन बढ़ गई। हाँ, पर आप कौन बोल रहे हैं? पाखी तुरंत हड़बड़ाते हुए फ़ोन पे पूछती है। बिटिया, हम तुम्हारे पापा के साथ काम करते हैं खेतों में। फ़ोन के दूसरी तरफ से अपना परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तो पाखी की उत्सुकता और बढ़ जाती है। मेरे पापा कहाँ हैं? वे ठीक तो है ना? फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? क्या हुआ उन्हें? पाखी घबराते हुए पूछती है। बिटिया, तुम्हारे पापा अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है और उसकी लाइन कट जाती है। पाखी चौंक पड़ती है कि पापा अस्पताल में हैं। क्या हुआ होगा उन्हें? वह घबराने लगती है। तभी दोबारा फ़ोन आता है। बिटिया, आप उनसे अभी बात नहीं कर सकते हो। डॉक्टर ने मना किया है। कहते हैं कोई वायरस पकड़ लिया है उन्हें, जो उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। हम तो बोल बोल के थक गए हैं कि हमें मिलने दो, लेकिन वो नहीं जाने देते। काका दुखी होते हुए पाखी से कहते हैं। तो पाखी की धड़कन बढ़ने लगती है। वह रो रही होती है। उसे अपने पापा के लिए पीड़ा हो रही है। वह किसी से कह भी नहीं सकती कि उसके पापा बीमार हैं। अगर उसके हाथ में होता तो अब तक तो वो अपने पापा से मिलने के लिए निकल भी गई होती, मगर वह तो मजबूर है। वह जा भी नहीं सकती है। काका, पापा तो ठीक हो जाएंगे ना? वो कभी अभी कैसे हैं? डॉक्टर क्या कहते हैं? पापा कब तक घर आ जाएंगे? पाखी रोते हुए पूछती है। बिटिया, कहते तो हैं ठीक हो जाएंगे, बाकी सब तो भगवान के हाथ में ही है ना। बिटिया, बड़े भैया जी तुम्हें बहुत याद करते हैं। हमेशा तुम्हारी ही बातें करते हैं। जब उन्हें पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है तो वो बहुत खुश हुए थे। फ़ोन के दूसरी तरफ से रुआसी आवाज़ में काका कहते हैं। तो पाखी हिचकते हुए रोने लगती है। उसे बहुत दुख होता है। आप उनका ख्याल रखिएगा काका। बहुत ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। काश कि मैं आ पाती, एक बार पापा को देख पाती। पाखी रोते हुए कहती है। तो काका को भी बड़ा दुख होता है। नहीं बिटिया, तुम मत आओ। मैं हूं ना। तुम्हारी तो शादी होने वाली है। कैसे आ सकती हो? चिंता मत करो, मैं सब देख रहा हूं ना। शादी का जोड़ा मिल गया क्या? तुम्हारे पापा ने बड़े प्यार से खरीदे थे। शादी में ज़रूर पहनना। वो तुम्हें शादी के जोड़े में देखना चाहते हैं। कहते हैं कि मेरी गुड़िया शादी के जोड़े में कितनी प्यारी लगेगी। ये सब सुनकर पाखी फूट फूट कर रोने लगती है। उसका दिल छलनी हुआ जा रहा है। उसे पापा की बहुत याद आती है। काका, मैं ज़रूर पहनूंगी और अपनी फ़ोटो भी भेजूंगी। आप पापा को दिखा देना। कहना कि आपकी बिटिया बहुत खुश है। उसकी शादी बहुत अच्छे से हुई है, जैसा वे चाहते थे। पाखी सिसकते हुए कहती है। तो काका का दिल भी रो पड़ता है। वो भावुक हो उठते हैं। आप पापा का ख्याल रखना और मुझे खबर देते रहना। मेरे पापा को कुछ भी नहीं होने देना। वो बहुत अकेले हैं। उनके साथ ही रहना काका। उनका कोई नहीं है। कहते हुए पाखी का गला भी भर जाता है। ठीक है बिटिया, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करना, परेशान मत होना। ईश्वर हमारे बड़े भैया जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। वे बहुत भले इंसान हैं।
कभी किसी का बुरा नहीं किया होगा उन्होंने। वे अच्छे हो जाएंगे। अच्छा बिटिया, फ़ोन रखता हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी डॉक्टर बुला रहे हैं। और फिर फ़ोन बंद कर देते हैं। पाखी सिसकते हुए रोती रह जाती है। उसे अपने पापा के लिए दुख हो रहा है। उसे अपने पापा की याद आ रही है। कहाँ वह अपनी शादी में पापा को बुलाने के सपने देख रही थी और कहाँ वो बीमार पड़ गए। लगता है कि भगवान भी नहीं चाहते कि मेरी शादी में मेरे पापा आएं। किन बुरे कर्मों का बदला मुझसे लिया जा रहा है। मैंने तो कभी किसी के साथ गलत भी नहीं किया। कितनी लाचार हूँ मैं, जो पापा से मिलने भी नहीं जा पा सकती। पाखी रोते हुए अपने आप से कहती है तो दरवाजे के पास खड़ी मम्मी, जो कि हैरानी से उसकी बातें सुन रही है, उन्हें यकीन नहीं होता कि पाखी अपने पापा के संपर्क में है और उनसे बातें करती हैं। लेकिन पाखी का बिलख के रोना देखकर उनका दिल भी पिघलने लगता है। उन्हें भी दुख होने लगता है बेटी को रोता हुआ देख। पूरब बालकनी के पास खड़ा शहर की जगमगाती रोशनी को देख रहा है। रात के 11 बज रहे हैं। वह मोबाइल पे पाखी के नंबर डायल करता है, मगर तुरंत फिर काट देता है। वह पाखी से बात करना चाहता है, उसकी खैरियत जानना चाहता है, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। वह सोचता है कि क्या बात करूँगा उससे। जिस तरह से कुछ दिनों से पाखी में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे एकदम से अनजान सी होती जा रही है। इससे पहले पाखी का ये मायूसी वाला रूप कभी नहीं देखा था। कहाँ हंसती चहकती खिलखिलाती पाखी हुआ करती थी और अब तो पूरी तरह से बदल गई है। ऐसा लगता है जैसे वे पाखी है ही नहीं, जिससे वह प्यार करता था, जिससे सारी सारी रातें बातें किया करता था। लेकिन ये पाखी तो अब उतना ही जवाब देती है जितना उससे पूछा जाए। कहीं वह मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं वह मेरी होकर भी मेरे साथ ना हो। कुछ तो है जो मुझे मेरी पाखी से दूर कर रहा है। नहीं, मैं पाखी को बदलने नहीं दूंगा। मैं पाखी को अपने से दूर होने नहीं दूंगा। मुझे मेरी वही प्यारी सी झल्ली सी पाखी चाहिए, जिससे मुझे बेइंतहा मोहब्बत है, ना कि वो जो अब वो बनती जा रही है। पूरब बालकनी के पास खड़ा मन ही मन सोच रहा है। उसे पाखी के लिए फिक्र हो रही है। शादी के लिए 2 दिन बचे हैं और मैं नहीं चाहता कि उसकी खुशी अधूरी रहे। वह खुश हो तो दिल से हो और पूरे मन से हो। सुबह होती है एक नई ऊर्जा के साथ, नई उम्मीद के साथ। घर पे अगरबत्तियों की खुशबू बिखरी हुई है। रचना जी भगवान के सामने हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रही है कि हे गौरी माँ, आप तो सब जानती हैं। आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, कोई अड़चन ना आने पाए, बस यही आपसे विनती है। वह बहुत दुखी है। आप तो बस सब जानती ही हैं। उसे संभालिए, उसका साथ दीजिए। हम तो बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप ही उसकी मदद कीजिए। जय अम्बे गौरी, जय शिव शंकर की। रचना जी प्रार्थना करते हुए माँ गौरी से कहती है। फिर वह माता का टीका अपने माथे पे लगा लेती है और नमन करती है। सुदेश जी हॉल में किसी को फ़ोन मिला रहे हैं। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। बेटी पाखी की शादी है 20 तारीख को। आप परिवार सहित शामिल होकर बेटी को आशीर्वाद देने जरूर पधारिए। नहीं शर्मा जी, सब अचानक ही तय हो गया तो ज़्यादा समय ही नहीं मिला। जरूर पधारिएगा। सुदेश जी फ़ोन पे किसी को निमंत्रण देते हुए कहते हैं और फिर मुस्कुराते हुए फ़ोन काट देते हैं। तभी डायरी में से दूसरा नंबर देखने लगते हैं। संकुचाते हुए बेटा वंश आता है। सुदेश जी की उस पर नज़र पड़ती है तो उनके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। पापा, कुछ काम हो तो मुझे बताइए। मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली है ताकि दीदी की शादी की तैयारियां करने में मैं भी कुछ मदद कर सकूं। वंश संकुचाते हुए सुदेश जी से कहता है तो उन्हें हैरानी सी होती है, लेकिन बेटे के बदलते स्वभाव को देखकर उन्हें खुशी होती है। अच्छा, तो शादी के कुछ कार्ड्स देने बाकी हैं, वे तुम दे आओ। ये लो कार्ड्स, देकर जल्दी आओ। और भी बहुत से काम पड़े हैं। आज से मेहमान भी आने लगेंगे, उनके रहने खाने पीने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। पापा बेटे से कहते हैं तो वंश को अच्छा महसूस होता है। ठीक है पापा, मैं कार्ड्स देकर जल्दी से आता हूँ
और साथ में अपने कुछ दोस्तों को भी ले आता हूँ। वंश उत्साहित होते हुए पापा से कहता है तो पापा भी मुस्कुरा देते हैं। तभी रचना जी चाय की ट्रे लिए जाती है। अरे भाई पहले चाय तो पी लो, फिर सब अपने अपने काम पे लग जाओ। मम्मी जी मुस्कुराते हुए दोनों से कहती है तो पापा और बेटे दोनों हंस पड़ते हैं। सड़क पे एक बस निकलती है, उसके पीछे पीछे पूरब अपनी कार चलाते हुए आ रहा है और साथ ही किसी को फोन भी कर रहा है। अबे मनोज, कहाँ है तू? कब से फोन लगा रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहा है तू? पूरब कार चलाते हुए ब्लूटूथ कान में लगाए हुए कहता है। तुझे पता तो है कि मेरी रात कहाँ गुजरती है? जब तक रमा से ना मिलूं तो मुझे नींद नहीं आती। फोन के दूसरी तरफ से नींद में सोया हुआ मनोज कहता है तो पूरब को गुस्सा आने लगता है। अबे दल्ले, तेरे को आज कहीं जाना है ना? क्या भूल गया तू? देख, तू नहीं जा रहा है तो उस मास्टर विजय को बोल दे, लेकिन काम होना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पूरब फोन पे झल्लाते हुए मनोज से कहता है तो वह सोते हुए मुस्कुरा देता है। चिल मार ना यार, तू इतना टेंशन क्यों लेता है? अपने मास्टर को बोल दिया है, वो निकल रहा है, तेरे काम हो जाएगा। मनोज मजाक करते हुए फ़ोन पे कहता है और उबासी लेता है। कमीने, तू अभी भी सो ही रहा है? फिर बताता हूँ साले तुझे। पूरब कार चलाते हुए उससे कहता है। पाखी नहा धोकर कमरे में आती है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं जैसे रात भर रोई हो। उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ है। वह मोबाइल लेकर देखती है कि शायद काका का फ़ोन आया हो, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। फिर वह काका को फ़ोन लगाने लगती है, मगर नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर बताता है। वह परेशान सी होने लगती है। जेहन में पापा के ख्याल ही चल रहे हैं। रह रहकर बुरे ख्याल आ रहे हैं। कहीं पापा बहुत बीमार तो नहीं है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया है। तभी पूरब का फ़ोन आता है तो पाखी का ध्यान टूटता है। पूरब का नाम देखकर वह असहज सी हो जाती है, फिर अपने आप को ठीक करती है ताकि उसकी मायूसी का अंदाज़ा ना लगे। अभी तबीयत कैसी है? क्या अभी भी सिर दर्द हो रहा है? पूरब फूल की शॉप के पास खड़ा फ़ोन से पूछता है। हम्म, ठीक हूँ, अभी सिर दर्द नहीं हो रहा है, पाखी जवाब में कहती है। क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ? गैस करके बताओ, पूरब पाखी को बड़ी उत्सुकता से पूछता है। तो वह सोचने लगती है। घर पर तो नहीं होंगे, शायद इस वक्त किसी शॉप के बाहर होंगे। पाखी अंदाज़ा लगाते हुए कहती है तो वह भी मुस्कुरा देता है। वैसे कोशिश अच्छी थी, लेकिन मैं फूलों के शॉप के बाहर हूँ। सोच रहा हूँ अपनी होने वाली पत्नी को खुश किया जाए, तो कौन सा फूलों का की खुशबू लेना पसंद करोगी तुम? पाखी यह सुनकर मुस्कुरा देती है। तो आप सुबह के 8 बजे मुझे खुश करने की प्लानिंग कर रहे हैं? ये तो गजब ही हो गया है, पाखी मजाक करते हुए कहती है, जिससे पूरब हंस देता है। अब क्या करें, पत्नी की खुशियों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना, तभी तो पतिदेव भी खुश हो पाएंगे। पूरब आगे फ़ोन पे तंज कसते हुए कहता है। अच्छा पाखी, ऑर्डर दे दिया है, आधे घंटे में फूल वाला आकर तुम्हारे घर को सजा देगा। ये मेरा पहला गिफ्ट तुम्हारे लिए। पहले सोचा कि सरप्राइज़ दूं, लेकिन फिर सोचा सरप्राइज़ वाला गिफ्ट तो और भी दमदार है, तो फिर फूलों वाले आइडिया को ओपन कर दिया जाए। पूरब आगे बताते हुए उससे कहते हैं तो वह दंग सी रह जाती है। अरे बाप रे, तो आप इतना प्लानिंग कर रहे हैं? वाओ, क्या दमदार वाला गिफ्ट, वाकई में मुझे बहुत खुश करने वाला है। पाखी चकित होते हुए उससे कहती है और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। 100% वाली गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। देख लेना, ये मेरा वादा है तुम्हारे प्यार का। पूरब उत्साहित होते हुए कहता है। ठीक मैडम जी, बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ। बाय मेरी जान, लव यू। पूरब जल्दबाजी में कहता है और फिर कॉल कट जाता है। पाखी आईने के सामने खड़ी इतराते हुए मुस्कुरा देती है, जैसे उसे सब ढोंग लग रहा हो। काश पूरब तुम मेरी खुशी जान पाते कि मेरा दिल क्या चाहता है, कम से कम एक बार पूछ तो लेते। पाखी मायूस होते हुए अपने आप से कहती है और खुद को आईने में गौर से देखती है।
कि आजकल की दुनिया को समझना कितना मुश्किल है। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।